सो आज मैं साबुन के इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगा। बिल्कुल, साबुन इंडस्ट्री एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है। सो मैं आज उस तरीके से साबुन के बारे में बात करूँगा जिससे कि जो व्यूअर्स हैं वो देख के साबुन के बारे में सीख सके और हो सके तो अपने बिजनेस में भी आगे बढ़ सके। तो फिर तुम शायद एक बेसिक समझ से शुरू कर सकते हो, जैसे साबुन के इतिहास से, अलग अलग किस्मों की बनावट और मार्केट में इनकी डिमांड कैसे बढ़ रही है। साथ में अगर तुम प्रोडक्शन टेक्निक, लेबलिंग और ब्रांडिंग के टिप्स भी जोड़ दो तो लोग अपने बिजनेस में काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो पहले तो बताइए कि साबुन क्या चीज़ होती है, इसका इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ साबुन का। साबुन असल में एक तरह का क्लीनिंग एजेंट है जो फैट्स और ऑयल्स को अल्कली के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। सबसे पहले साबुन बनाने के प्रमाण हम मेसोपोटामिया में लगभग 2800 साल पहले के देख सकते हैं। धीरे धीरे अलग अलग सभ्यताओं में, जैसे रोम और मिस्र में, साबुन का इस्तेमाल बढ़ा और बाद में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ साबुन का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ। आजकल तो बहुत तरीके के साबुन आने लगे हैं और हर एक सेक्टर में आने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल तो मार्केट में एंटीसेप्टिक साबुन, मॉइस्चराइजिंग साबुन और यहाँ तक कि नेचुरल और ऑर्गेनिक साबुन भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। लोग अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से साबुन चुन रहे हैं और इसी वजह से इंडस्ट्री में काफ़ी इनोवेशन भी हो रही है। और साबुन के अलग अलग जोन वाले भी साबुन आ चुके हैं, जैसे लिक्विड साबुन, फोम वाले साबुन, ये भी सब आ चुके हैं। लिक्विड साबुन भी बहुत प्रचलित हो गए हैं, खासकर हैंड वॉश में। वहीं फोमिंग साबुन भी काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि वो इस्तेमाल में आसान होते हैं और कम मात्रा में भी अच्छा काम करते हैं। इन नई टेक्नोलॉजी वाले साबुनों ने वाकई कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को बदल दिया है। अगर किसी को साबुन के मार्केट में इंटर करनी है तो उसको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये बताइए। अच्छा, तो सबसे पहले उसे एक अच्छी मार्केट रिसर्च करनी होगी ताकि वो समझ सके कि कौन से साबुन की डिमांड है, कौन सी कीमतें हैं और उसका टारगेट ऑडियंस कौन होगा। फिर उसे सप्लाई चेन सेट करनी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेगुलेटरी अप्रूवल्स का भी ध्यान रखना होगा और आखिर में एक मजबूत ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाए। पहले तो जानते हैं कि टॉप नॉच साबुन के ब्रांड कौन कौन से हैं और उनकी कहानियाँ जानते हैं, जिससे कि व्यूवर्स जान सकें कि एक्चुअल में साबुन के इंडस्ट्री को पकड़ना है और आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी होती है। कुछ टॉप साबुन ब्रांड्स की बात करें तो डव 1957 में शुरू हुआ था और इसे मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट के साथ पेश किया गया था। लाइफ बॉय 1895 में शुरू हुआ था, जिसे एंटी बैक्टीरियल साबुन के तौर पर जाना जाता है। पामोलिव 1898 में आया था और कैमाई 1926 में। इनके इतिहास से पता चलता है कि कैसे इन ब्रांड्स ने समय के साथ खुद को ढाला और अलग अलग बाजारों में अपनी जगह बनाई। किसी भी एक साबुन के स्टोरी का एग्जाम्पल दीजिए जिससे कि व्यूवर्स जान सके। चलो डव की कहानी देखते हैं। डव की शुरुआत 1957 में हुई थी, जब इसे यूके में एक नए तरह के मॉइस्चराइजिंग साबुन के रूप में पेश किया गया था। इसे खास इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये स्किन को नमी बनाए रखने के साथ साथ सफाई भी दे। धीरे धीरे डव ने अपनी रेंज बढ़ाई और आज ये एक ग्लोबल ब्रांड है जो हर उम्र और हर स्किन टाइप के लिए भरोसेमंद है। डव के जो निर्माता हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें की हुई हैं और सफलता उन्हें कैसे प्राप्त हुई। डव का स्वामित्व यूनिलीवर के पास है और इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी, जब इसे एक मॉइस्चराइजिंग ब्यूटी बार के रूप में पेश किया गया था। समय के साथ डव ने बाजार में नेतृत्व हासिल किया। 2001 तक ये यूनिलीवर के लिए सालाना $1 अरब से ज़्यादा का बिजनेस देने लगा। डव ने अपने उद्देश्य चालित कैंपेन फॉर रियल ब्यूटी से खास पहचान बनाई और 2023 में इसका रेवेन्यू 6 अरब यूरो से ज़्यादा हो गया, जबकि यह ग्लोबल के 100 से ज़्यादा देशों में बेचा जाता है। इसी तरह डव ने अपने ब्रांड को एक मजबूत पहचान दी और वो सिर्फ एक साबुन नहीं बल्कि एक ऐसी पहचान बन गई जो आत्मविश्वास और वास्तविक सुंदरता का प्रतीक बन गई। तो इसी मॉडल को देखकर कोई भी नया बिजनेस अपनी दिशा तय कर सकता है। कोई भी बंदा अगर साबुन के इंडस्ट्री को स्टार्ट करना चाहता है तो उसे कितने कैपिटल से स्टार्ट करना होगा इनिशियली। अगर कोई साबुन का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो इसका शुरुआती पूंजी निवेश काफ़ी हद तक स्केल पर निर्भर करता है। अगर आप घर से छोटे स्तर पर शुरू करते हैं तो करीब 25,000 से 40,000 रुपए तक का खर्च आ सकता है, लेकिन एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगभग 1 लाख से 3 लाख रुपए की ज़रूरत होती है और एक मध्यम स्केल यूनिट के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का बजट लग सकता है।
एक व्यक्ति अगर साबुन बनाना है, उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वो कहाँ से ज्ञान प्राप्त करे साबुन बनाने के लिए? अगर कोई साबुन मैन्युफैक्चरिंग सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसे सपोनिफिकेशन जैसे बेसिक केमिस्ट्री समझनी होगी। साथ ही सुरक्षा के लिए लाई जैसे रसायनों का सही इस्तेमाल सीखना होगा। वो पहले एक बेसिक रेसिपी से शुरुआत करे, फिर छोटे स्तर पर उपकरण और सुरक्षा सामान जुटाए। इसके बाद धीरे धीरे बड़े पैमाने के उत्पादन, सप्लायर खोजने और गुणवत्ता नियंत्रण सीख सकते हैं। तो जो भी साबुन के मैन्युफैक्चरर हैं, उनको पहले एक केमिस्ट जो साबुन बनाने के जोन में काफ़ी अच्छा हो, उसको पहले ढूंढना पड़ेगा, और तब जाके एक फार्मूला के साथ शायद वो लोग अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक एक्सपर्ट केमिस्ट की मदद से ही आप एक संतुलित और सुरक्षित फार्मूला विकसित कर सकते हैं। केमिस्ट से सही सलाह और परीक्षण करवाने के बाद ही आप अपने साबुन की गुणवत्ता और स्थिरता को सुनिश्चित कर पाएंगे। एक साबुन में बेसिक चीज़ें कौन कौन से होती हैं अभी के टाइम पर? आजकल के साबुन में बेसिक तौर पर कुछ मुख्य चीजें होती है, जैसे एक साबुन बेस जो आमतौर पर तेलों और फैटी एसिड से बनता है, पानी, कुछ पिगमेंट या रंग, खुशबू के लिए एसेंस ऑयल और कभी-कभी मॉइस्चराइजर जैसे ग्लिसरीन या एलोवेरा। इन सब का बैलेंस बहुत जरूरी होता है ताकि साबुन न सिर्फ साफ करे बल्कि स्किन को नमी भी दे। जो इनिशियल पॉइंट है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की, तो मैंने क्या किया, एक केमिस्ट से बात किया, और वो केमिस्ट साबुन बनाने के मामले में बहुत अच्छा है, वो साबुन बना सकता है। अब मुझे कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत में लानी होगी जिससे कि वो साबुन को अच्छा लुक दे सके? अच्छा लुक देने के लिए तुम्हें कुछ चीजें जोड़नी होगी, जैसे कि रंगों के लिए प्राकृतिक या सिंथेटिक डाई, आकर्षक आकार और डिजाइन के लिए सांचे, फिर पैकेजिंग के लिए प्रीमियम बॉक्स या बोतलें और एक क्लियर लेबल या ब्रांडिंग। साथ ही साबुन की टिकाऊपन और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो ताकि वो पहले से ही प्रीमियम और आकर्षक लगे। इनिशियल साबुन की चीज़ें तो बन जाएंगी, लेकिन उनके लुक और जो प्रोडक्ट के टाइप प्लस प्रोडक्ट के जो बाहर का डिज़ाइन होता है, वो सभी चीज़ें मैं किन किन से करवा सकता हूँ, वो बताइए। अच्छा, इसके लिए तुम किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर से कांटेक्ट कर सकते हो जो तुम्हारे ब्रांड की पहचान के हिसाब से पैकेजिंग और लेबल डिजाइन करे। इसके अलावा कोई प्रोफेशनल प्रिंटिंग सर्विस जो बॉक्स या बोतलों को प्रिंट करती है, उनसे भी तुम्हें संपर्क करना होगा। इसके साथ ही तुम किसी कॉस्मेटिक पैकेजिंग स्पेशलिस्ट या प्रोडक्ट डिजाइन एजेंसी से भी मदद ले सकते हो जो इन सभी चीज़ों को एक साथ खूबसूरती से कस्टमाइज करेंगी। इन सभी चीज़ों का जो रॉ मटेरियल है वो मैं कहाँ से लाऊं? मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो आप एक्चुअल एड्रेस दीजिए कि साबुन का रॉ मटेरियल मैं कहाँ से ला सकता हूँ। अगर आप कोलकाता में साबुन के कच्चे माल के सप्लाई ढूंढ रहे हैं तो डीए एंटरप्राइजेस डाइज एंड केमिकल, पता 12 पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, 12 बाजार मार्केट, कोलकाता, और आर्क केमिकल्स, पता 13 पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, कोलकाता, दोनों अच्छे विकल्प हैं। ये दोनों केमिकल, साबुन बेस, पिगमेंट और सुगंध जैसी सामग्री सप्लाई करते हैं और आप छोटी या मध्यम मात्रा में भी खरीद सकते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें ले ली हैं? रॉ मटेरियल हम लोगों के पास आ गया है, जो साबुन बनाने वाले हैं वो आ गए हैं, जो केमिकल्स बनाते हैं वो आ गए हैं। सेकंड और थर्ड चीज़ है उनकी डिज़ाइन, लुक, उनका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो चीज़ें आ चुकी है। तो अब तुम्हारे पास रॉ मटेरियल और केमिकल्स भी है और ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो चुकी है। अगला कदम होगा पैकेजिंग, प्रिंटिंग और ब्रांड के लिए जो प्रोटोटाइप तैयार करना। फिर जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो तुम छोटे स्केल पर प्रोडक्शन करके टेस्ट कर सकते हो और फिर बड़े पैमाने पर मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। कौन कौन से मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी और वो कहाँ से मैं ला सकता हूँ? आप कोलकाता में साबुन बनाने की मशीन के लिए श्री गुरु इंजीनियर्स का विकल्प देख सकते हैं, जिनका पता 30 चौलपेटी रोड, कोलकाता में है। वे साबुन और डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग मशीनों में माहिर है, जैसे प्लॉटर, कट्टर और स्टैम्पिंग मशीनें। आप अपनी प्रोडक्शन क्षमता के हिसाब से सही मशीन चुन सकते हैं और उनकी सेवा और सप्लाई की जानकारी भी वहीं से ले सकते हैं। तो एक एक के बारे में बात करते हैं। पहले तो लाइसेंस के बारे में बात करेंगे कि लाइसेंस कैसे पाया जा सके।
अगर आप भारत में साबुन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने व्यवसाय को एक कानूनी रूप देना होगा, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप, और जीएसटी जैसे टैक्स पंजीकरण भी करना होगा। इसके बाद आपको राज्य की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा और स्थानीय फैक्ट्री या ट्रेड लाइसेंस और पर्यावरण अनुमोदन भी जरूरी है। इसके अलावा ब्रांड नाम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना अच्छा है ताकि आपका ब्रांड सुरक्षित रहे। अब मैन्युफैक्चर यूनिट कैसे बनाया जाए? कोलकाता में साबुन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए सबसे पहले एक ठोस बिजनेस प्लान बनाएं, जिसमें आपका लक्षित बाजार, स्केल और बजट साफ हो। फिर एक कानूनी स्वरूप चुनें, कंपनी पंजीकरण करें और जीएसटी समेत जरूरी लाइसेंस हासिल करें। उत्पादन यूनिट के लिए एक उपयुक्त स्थान चुनें, मशीनरी लगाएं और राज्य की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ताकि आप सुरक्षित रूप से अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकें। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने ग्रैब कर ली। अब आते हैं कि पूरा खर्चा। बिल्कुल। ये इन सभी चीज़ों में पूरा खर्चा कैसे कैसे होगा वो बताइए। अगर आप भारत में साबुन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो खर्च काफी हद तक आपके स्केल पर निर्भर करेगा। छोटे स्तर पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक और मीडियम स्तर के लिए करीब 15 लाख से 30 लाख रुपए तक का अनुमान है। हम लोग तो यहाँ पे छोटे लेवल पे ही स्टार्ट करेंगे, तो वो पूरा लाइसेंस वगैरह पूरा लेके जितने भी अभी बारे में हम लोगों ने बात किया, वो सभी चीज़ें लेके कितना खर्चा होगा, और अगर 1 साल तक चलाना है तो कितने खर्च होंगे। अगर आप भारत में एक छोटे स्तर का साबुन निर्माण यूनिट शुरू करते हैं तो पहली साल की कुल लागत लगभग 11 से 15 लाख रुपए तक हो सकती है। इसमें भूमि या वर्कशॉप का खर्च, मशीनरी, कच्चा माल और लाइसेंस शामिल है। शुरुआती 3 से 6 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल के साथ ये कुल खर्च इसी दायरे में रहेगा और आपको उत्पादन, कच्चा माल, वेतन और पैकेजिंग पर भी ध्यान देना होगा। ओके, सो अब हम लोगों ने क्या किया कि साबुन बना के रेडी हो गया है, थोड़े बहुत रिसर्च भी किए हम लोगों ने। अब हम लोगों को बेचना स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या क्या करें इनिशियल रूप में। अब आपको अपना मार्केटिंग प्लान शुरू करना होगा। सबसे पहले एक छोटी लॉन्च स्ट्रैटेजी बनाएं। सोशल मीडिया, लोकल रिटेलर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचने की कोशिश करें। ग्राहक प्रतिक्रिया लें, ब्रांड को प्रमोट करें और धीरे धीरे अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बढ़ाएं। इससे आपका ब्रांड पहचान बनेगा और बिक्री बढ़ेगी। अभी तो जो भी नाम होंगे वो बहुत ही छोटे नाम हैं, किसी भी कस्टमर को इनके बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो स्टार्ट कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास कैसे जाया जाए, वो मार्केट स्ट्रेटेजी बताइए। शुरुआत में तुम लोकल मार्केटिंग से शुरू कर सकते हो, जैसे लोकल स्टोर्स या फार्मेसियों से टाई अप करो। सोशल मीडिया पर नियमित और आकर्षक पोस्टिंग करो और इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लो ताकि लोग तुम्हारे ब्रांड को पहचानें। साथ ही शुरुआती ऑफर्स, सैंपल और रेफरल प्रोग्राम से लोगों का भरोसा जीतो ताकि धीरे धीरे तुम्हारा नाम फैलता जाए। यहाँ तक हम लोगों ने साबुन बना लिया, बेचना भी स्टार्ट कर दी। अब कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि हम लोगों को लॉस ना हो, लॉस से हम लोग कैसे बचेंगे? बहुत बढ़िया सवाल। सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पूरा ध्यान दो ताकि वापसी या खराब क्वालिटी से बचा जा सके। सटीक लागत और कीमत का हिसाब रखो ताकि प्रॉफिट मार्जिन क्लियर रहे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी रखो, ज़्यादा स्टॉक से बचो और मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखो ताकि डिमांड के हिसाब से बदलाव कर सको। और साथ ही सही वित्तीय प्रबंधन रखें ताकि नकद प्रवाह में कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक ये सभी चीज़ें तो करने से ही पता चलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें बता देना तो इजी होता है, लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट मार्केट में उतर के करना ही पड़ेगा जिससे कि हम लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम्स मिले, एक्चुअल प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करें और जान सके कि इसको कैसे दूर किया जाए। यही सबसे ज़रूरी है। जब तुम असल में मार्केट में उतरोगे तभी तुम्हें कस्टमर के रिएक्शन, उनकी डिमांड और जो दिक्कतें आती हैं वो साफ दिखेंगी। तो धीरे धीरे डेटा इकट्ठा करो, फीडबैक लो और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाते जाओ। अभी तो हम लोगों ने जान लिया कि साबुन क्या है, साबुन कब से स्टार्ट हुआ था, साबुन के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुए। अगर कोई इनिशियल व्यक्ति है, उसको साबुन बनाना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो बेसिक चीज़ें जान गए हम लोग। ऊपर डीपर जाएंगे तो एक्सपीरियंस से ही वो लोग ग्रैब कर सकते हैं। अब जानते हैं साबुन बनाने के पीछे जो मेन माइंड रहता है, उसकी स्टोरीज को जानते हैं।
अक्सर जो साबुन की इंडस्ट्री में इनोवेट करते हैं वो किसी पर्सनल ज़रूरत या पैशन से शुरू करते हैं। जैसे कोई केमिस्ट जिसे स्किन प्रॉब्लम थी, उसने अपने हाथ से एक बेहतर फॉर्मूला बनाया और फिर वही ब्रांड बनकर बड़ा नाम बन गया। तो यही कहानी लोगों को प्रेरित करती है और उनका जुड़ाव बढ़ाती है। तो साबुन के पीछे की साइंस जानते हैं कि कैसे वो गंदगी को बाहर निकालती है। साबुन में जो मुख्य तत्व होते हैं वो फैट्स और ऑयल्स को अलग करने का काम करते हैं। जब साबुन पानी में घुलता है तो इसके एक सिरा पानी से जुड़ता है और दूसरा फैट से। इससे गंदगी के कण साबुन के साथ फंस जाते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं। यही वजह है कि साबुन गंदगी और कीटाणु को हटाने में मदद करता है। आजकल देखा जाता है कि जितने भी गंदगी हटाने वाली चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं साबुन का यूज़ होना स्टार्ट हो गया अलग अलग तरीके से। हाँ, जैसे कि जब हम लोग माउथ वॉश करते हैं तो हाँ, वो भी एक तरीका का साबुन ही है, लेकिन उसको शरीर के अगर अंदर भी हो जाता है तो उतना हानि नहीं पहुंचाता। ये कैसे होता है? दरअसल मोह का वॉश आमतौर पर डिटर्जेंट के बजाय बहुत हल्के माइल्ड एजेंट से बनाया जाता है जो शरीर के लिए सुरक्षित होते हैं। वहीं साबुन जब त्वचा पर इस्तेमाल होता है तो वो बाहरी सतह को साफ करता है, लेकिन अगर गलत मात्रा में अंदर चला जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए दोनों की फॉर्मुलेशन अलग अलग बनाई जाती है ताकि सेफ्टी बनी रहे। तो एक चीज़ कर सकते हैं आप कि साबुन कौन कौन सी चीज़ों में बहुत कम यूज़ होता है, उनकी मात्रा बहुत कम यूज़ होती है, और कौन कौन सी चीज़ें में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एक लिस्ट बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जरूर। तो बढ़ती हुई मात्रा से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पानी का, फिर तेल या फैट बेस का, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन को सख्त बनाता है, फिर सुगंधित तेल, रंग और कुछ मॉइस्चराइजर जैसे ग्लिसरीन या एलोवेरा का इस्तेमाल कम होता है ताकि साबुन की गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे। तो एक एग्जाम्पल दीजिए और सभी के मात्राओं को भी मेंशन कीजिए एक्यूरेट। एक उदाहरण के तौर पर मान लो कि तुम 100 ग्राम साबुन बना रहे हो। इसमें पानी की मात्रा लगभग 38 ग्राम होगी, तेल या फैट बेस करीब 30 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगभग 5 ग्राम और बाकी लगभग 27 ग्राम में सुगंध, रंग और मॉइस्चराइजर होंगे। ये एक बेसिक संतुलन है जिसे तुम अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए अलग अलग चीज़ों को मुझे टारगेट करना है, जैसे कि डव ने किया कि नमी बरकरार रहती है त्वचा के ऊपर, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें मुझे कौन कौन से क्वांटिटी में मिलानी चाहिए वो बताइए। बिल्कुल, अगर तुम्हें नमी बनाए रखने पर ध्यान देना है तो तेलों की मात्रा बढ़ानी होगी, जैसे कि कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, और साथ में ग्लिसरीन या एलोवेरा जैसे मॉइस्चराइजर भी शामिल करो। उदाहरण के लिए बाकी 100 ग्राम साबुन में 35 से 40% तेल और करीब 5 से 10% ग्लिसरीन मिलाओ ताकि त्वचा की नमी बनी रहे और साबुन हल्का मॉइस्चराइजिंग बने। अब वही चीज़ें जब बालों पे यूज़ होती है जैसे कि शैम्पू, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें किस मात्रा में मिली हुई रहती? एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू के लिए एक सामान्य फॉर्मूले में लगभग 79% डीओनाइज्ड पानी, 10% सोडियम लॉरेट सल्फेट और 8% कोकोमाइडोप्रोपाइल बेटाइन जैसे क्लींजिंग सर्फेक्टेंट्स होते हैं। साथ ही 1% तक मॉइस्चराइजर जैसे सिल्क प्रोटीन और थोड़ा फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव भी शामिल होते हैं। इस तरह शैम्पू का पीएच लगभग 5 से 7 के बीच रखा जाता है ताकि बालों को नमी मिले और स्कैल्प सुरक्षित रहे। तो आई थिंक शैम्पू का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही वास्ट तरीके से होती है, बहुत ही डीप में जाके वो चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन साबुन एक बेसिक भी क्रिएट हो सकता है और मार्केटिंग के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। शैम्पू सच में एक काफ़ी गहरा और टेक्निकल प्रोडक्ट है, लेकिन साबुन एक सिंपल बेसिक चीज़ है जिसे तुम्हें एक अच्छी क्वालिटी और साफ सुथरे ब्रांड से मार्केट में लेकर आना है। अगर तुम सही स्टोरी, पैकेजिंग और लोकल कनेक्शन के साथ मार्केटिंग करोगे तो लोग उसे अपनाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रांड बनेगा। अब साबुन के अलग अलग साबुन के बारे में बात करेंगे, जैसे डिश वॉशर हो गया, प्लस कपड़े धोने के साबुन, प्लस और भी बहुत सारे तरीके के साबुन होते हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितने मात्राओं में मिलाई जाती हैं वो बताइए। साबुन के अलग अलग प्रकारों में जैसे कि घरेलू हार्ड बार साबुन, मॉइस्चराइजिंग ब्यूटी बार और लिक्विड हैंड वॉश अलग अलग अनुपात होते हैं। उदाहरण के लिए हार्ड बार में लगभग 70% तेल और 30% पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि लिक्विड साबुन में पानी लगभग 75 से 80% के तक होता है और सर्फेक्टेंट्स करीब 10 से 12% होते हैं।
ये अनुपात अलग अलग साबुन की उपयोगिता और फॉर्म को तय करते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया वो सभी चीज़ें जो साबुन बनाने वाले हैं उनके रिलेटेड थी। अब साबुन जो यूज़ करना चाहते हैं, जो कस्टमर हैं, उनको लेकर थोड़ी सी बातचीत की जानी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि साबुन पर्यावरण पर कितना इफ़ेक्ट डालती है, वो चीज़ बताइए। साबुन का पर्यावरण पर असर कई तरह का हो सकता है। उदाहरण के लिए पाम ऑयल जैसी सामग्री से वनों की कटाई और जीव जंतुओं का नुकसान होता है, और साबुन के उत्पादन में काफी पानी और ऊर्जा खर्च होती है। इसके अलावा जब साबुन इस्तेमाल के बाद नालियों में जाता है तो इसके सर्फेक्टेंट्स जनजीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए पारंपरिक बार साबुन अक्सर अधिक जैविक रूप से टूटने वाले और कम टॉक्सिक होते हैं। जब कोई बंदा साबुन खरीदता है तो वो कितने देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है और कैसे उसकी सेल्फ लाइफ को बचाया जा सकता है बहुत लॉन्ग टाइम तक। आमतौर पर साबुन को अगर सही तरीके से रखा जाए तो वो 2 से 3 साल तक स्टोर किया जा सकता है। इसके सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसे ठंडी सूखी जगह में हवा वाली पैकिंग में रखें ताकि नमी और धूप से दूर रहे, और साथ ही साबुन को प्लास्टिक की बजाय किसी कागज या वायुरोधी कंटेनर में रखें ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे। साबुन अगर डायरेक्ट हम लोग फेस पे लगाते हैं और अभी नया एक फेस वॉश निकला है, दोनों में कंपैरिजन बताइए। साबुन और फेस वॉश में बड़ा फर्क होता है। पारंपरिक बार साबुन में अक्सर ज्यादा पीएच और मजबूत सर्फेक्टेंट होते हैं जो चेहरे की नाजुक त्वचा को परेशान कर सकते हैं, जबकि फेस वॉश चेहरे की स्किन के लिए खास तौर पर नर्म और कम पीएच वाला होता है जिससे त्वचा का बैलेंस बना रहता है। इसीलिए चेहरे के लिए फेस वॉश ज्यादा सुरक्षित और बेहतर माना जाता है। आज हम लोगों ने साबुन के इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ली और साबुन के अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस को ऐड भी किया। आज की कन्वर्सेशन बहुत हद तक अच्छी गई।